Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu analysis for 25th of December 2025. 25 दिसंबर 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ लाइक करें। कल आप लोगों ने 100 लाइक का टारगेट पूरा करवाया था, तो 120 130 करवाओ ना यार। कैसे कर रहे हो आप लोग, है ना? अच्छा कंटेंट है, उसको भी लाइक नहीं करोगे? इतनी मेहनत कर रहा है आदमी, तो प्लीज़ डू दैट फ्रॉम योर एंड। शेयर अपने एंड से करें, और जो भी मैं कंटेंट दे रहा हूँ उसके अलावा कुछ भी पढ़ने की कोशिश ना करें। मैं बता रहा हूँ, सेलेक्टेड लोगों से आप पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा बेटर आपको बता पाएंगे। अगर आप नॉर्मली ठीक है उनसे पढ़ना है आपको, झोला छाप वालों से, तो वो भी बताएंगे, लेकिन ठीक है थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या चीज़ छोड़नी है क्या नहीं छोड़ना है ना। कई बार आप पूरा पेपर 1.5 घंटे तक अगर पढ़ते रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो ट्रस्ट अस, जो मैं बता रहा हूँ उस पर भरोसा रखिए और पढ़िए। आगे करते हैं, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस के साथ। जो कुछ सवाल आज के हैं जिनके जवाब आपको देने हैं, आई होप यू विल बी एबल टू डू दैट। एंड में मैं आपको आंसर बता दूंगा। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर करेक्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स है। पहला कह रहा है कि फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल इन नेचर। दूसरा कह रहा है एट प्रेजेंट देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा कह रहा है फंडामेंटल राइट्स कैन बी इन्फोर्स्ड अगेंस्ट बोथ द स्टेट एंड पार्टीज इंडिविजुअल प्राइवेट इंडिविजुअल इन ऑल सिचुएशंस। तो आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। 1 and 2, 1 2 3, 1 2 3। आई होप यू विल बी एबल टू आंसर दिस। ध्यान से पढ़ लो, क्वेश्चन ढंग से पढ़ लो और अटेम्प्ट करके बताना। दूसरा सवाल है, विद रेफरेंस टू आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आर्टिकल 32 के बारे में स्टेटमेंट्स है। पहला कह रहा है इट इन इटसेल्फ इज अ फंडामेंटल राइट। दूसरा कह रहा है इट एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट टू इशू रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। एंड तीसरा कह रहा है इट कैन बी सस्पेंडेड ओनली ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन। तो आपको बताना है कि क्या इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स जो है, नहीं सॉरी, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं, ये भी आपको बताना है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दोनों क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने आंसर लिखिएगा जो भी आपको लग रहा है, और एंड ऑफ द वीडियो जब मैं आपको बता दूं तो बस अपने कमेंट को एडिट करके बताना कि आपके कितने सही थे, ठीक है ना। तो दिस इज द थिंग्स विच इज देयर। आते हैं आज के न्यूज एनालिसिस को। पहली न्यूज जो है फ्रंट पेज की, वो है स्टेट्स टोल्ड टू अबाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर हाल्टिंग अरावली माइन लीजेस। तो यहाँ पे बात चल रही है अरावली की। आजकल आप सबको पता है कि अरावली के रिगार्डिंग बहुत सारे कंसर्न्स हैं, क्योंकि अरावली की जो डेफिनीशन सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट की है ऑफ द कमिटी, जो कमिटी थी उसने डेफिनीशन दी अरावली की, उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया। उस कारण से मेजर इशू है। तो मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही अच्छे फॉर्म में समझा देता हूँ कि मेजर इशू क्या है। मेजर इशू ये है कि जो नई डेफिनीशन आई है अरावली की, उसके अकॉर्डिंग कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है कि अरावली इज एनी हिल और एनी लैंडफॉर्म विच इज राइजिंग एटलीस्ट 100 मीटर्स, यानी कि 328 फीट से ऊपर, 100 मीटर से ऊपर ही अरावली को कंसीडर किया जाएगा, है ना। उसके सराउंडिंग टेरेन में ऐसे हिल रेंजेस जो 100 मीटर से ऊपर है उन्हीं को अरावली के अंदर माना जाएगा, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज देयर। अब यहाँ पे इन्वायरमेंटलिस्ट जो है वो क्यों आर्ग्यू कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि अगर हम इसको अरावली हिल्स को केवल हाइट के बेसिस पे रिकॉग्नाइज करेंगे या केवल हाइट के बेसिस पे डिफाइन करेंगे, तो बहुत सारे छोटे छोटे जो हिलॉक्स हैं, है ना, वेरी स्मॉल हिलॉक्स जो 100 से कम यानी 99 मीटर का भी अगर कोई हिलॉक रहेगा तो वो फिर इसके अंदर नहीं कवर्ड रहेगा, है ना। एंड विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिवेंटिंग डिजर्टिफिकेशन, फॉर रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर, फॉर सपोर्टिंग लाइवलीहुड अक्रॉस द रीजन। तो ये जो 99 मीटर के 98 मीटर के हिलॉक्स हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है डिजर्टिफिकेशन रोकने के लिए, लाइवलीहुड के लिए, वहां के लोगों के लिए। तो ऐसे एरियाज में फिर आप माइनिंग अलाउ कर दोगे। तो कुल मिलाकर के हाइट बेस्ड डेफिनेशन नहीं होनी चाहिए थी। उनका ये कहना है एनवायरमेंटलिस्ट का कि बेटा केवल आप हाइट को मत कंसीडर करो, आप उसके इकोलॉजिकल, जियोलॉजिकल और क्लाइमेटिक रोल को भी देखो, है ना। व्हाट इज देयर इकोलॉजिकल, व्हाट इज देयर जियोलॉजिकल एंड व्हाट इज देयर क्लाइमेटिक रोल, ठीक है। और कोई भी ऐसा लैंडफॉर्म विच इज जियोलॉजिकली पार्ट ऑफ अरावली सिस्टम एंड विच प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन द इकोलॉजी एंड विच हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग डेजर्टिफिकेशन, इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ द रेंज, है ना। तो रिगार्डलेस ऑफ द हाइट, मतलब उसकी हाइट मत देखो, उसका रोल देखो कि क्या वो, पहला तो क्या वो जियोलॉजिकली उसका पार्ट है कि नहीं अरावली सिस्टम का, दूसरा
क्या उसका एक्टिव रोल है कि नहीं है क्लाइमेट उसको रोकने के लिए या डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए। तो अगर आप उसका एक्टिव पार्ट है तो आप उसको कंसीडर करो, अदरवाइज आप तो फिर बाकी सब एरियाज में माइनिंग करा दोगे, है ना। तो दिस इज व्हाट इज देयर इन द न्यूज आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दूसरी न्यूज पे आते हैं। इसरोज LVM-3 रॉकेट लॉन्चेस लार्जेस्ट कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अब ये श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट। याद रखिएगा, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट लोअर अर्थ ऑर्बिट पे इसको छोड़ा गया है। एंड ये LVM-3 की लॉन्च व्हीकल मार्क 3 इसका यूज़ किया गया था इस लॉन्च के लिए। LVM-3 बाहुबली नाम रखा है इसका। तो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 बाहुबली, जो कि बड़े भारी आपके कहना चाहिए कि जो पेलोड्स होते हैं उनको ले जाने के लिए है इन द लोअर अर्थ ऑर्बिट। लोअर अर्थ ऑर्बिट मतलब वही 400 किलोमीटर 450 किलोमीटर के आसपास। तो ये है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ था। और ये ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट जो है इसका वेट था नियरली 6100 यानी 6100 किलोग्राम की थी ये। एंड इट बिकेम द हैवीएस्ट पेलोड टू बी लॉन्च्ड बाय LVM-3 फ्रॉम द इंडियन सॉइल। LVM-3 से इंडियन सॉइल से लॉन्च होने वाला सबसे हैवीएस्ट पेलोड बन गया है ये 6100 किलोग्राम का, ठीक है ना, याद रखिएगा। एंड ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है ये इंटेंडेड ऑर्बिट में लगा दी गई है। एंड इट इज द फर्स्ट डेडिकेटेड कमर्शियल लॉन्च फॉर अ कस्टमर फ्रॉम US। ये US से कस्टमर के लिए पहला डेडिकेटेड कमर्शियल लॉन्च भी था। तो ये भी इसमें इंपॉर्टेंट है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। तो ये आपको देख लो, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 जो है ये बेसिकली इट्स ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 मिशन है, इज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल लोअर अर्थ ऑर्बिट कॉन्स्टलेशन टू प्रोवाइड रिमोट डायरेक्ट टू मोबाइल कनेक्टिविटी, है ना, डायरेक्ट टू मोबाइल कनेक्टिविटी थ्रू सैटेलाइट। तो मोबाइल कनेक्टिविटी थ्रू सैटेलाइट्स के थ्रू करने के लिए। एंड इट विल इनेबल 4G 5G वॉइस एंड वीडियो कॉल्स, टेक्स्ट स्ट्रीमिंग एंड डेटा फॉर एवरीवन एवरीवेयर, है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 लोअर अर्थ ऑर्बिट के लिए। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव अहेड। तेलंगाना लाइकली टू गेट 5 more GI टैग्स सून। तो तेलंगाना ने भी बहुत सारे GI टैग्स के लिए रिक्वेस्ट भेजी है ओवर द पास्ट 2 years। पहले तो पिछले 2 सालों की अगर हम बात करें तो कांग्रेस लेड जो गवर्नमेंट है वहां पे उसने 2 GI टैग सिक्योर किए हैं। इसमें एक हैदराबाद लैक बैंगल्स लिखा हुआ है इसमें, लेकिन बैंगल्स नहीं है। 2024 में हैदराबाद में लाख की जो चूड़ियाँ बनती हैं वो। एंड वारंगल चटपटा चिली, तो वारंगल की जो चटपटा चिली उसको। लेकिन ओवरऑल अगर हम तेलंगाना की बात करें, ओवरऑल करेंटली तेलंगाना की बात करें तो 18 GI टैग्ड प्रोडक्ट्स हैं। देयर आर 18 GI टैग्ड प्रोडक्ट्स, जिसमें पोचमपल्ली इकाट है, आदिलाबाद डोकरा, वारंगल दरी जिसको बोलते हैं ना, एंड पुट्टापक्का टेलिया रुमाल जो है, तंदूर रेड ग्राम, गढ़वाल साड़ी, सिद्दीपेट गोला बामा, चेरियाल पेंटिंग, हैदराबाद हलीम, ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पे ऑलरेडी हैं GI टैग। और जो नए 5 जिनको मिलना है वो है नारायणपेट की ज्वेलरी मेकिंग कला जो है, हैदराबाद पर्ल्स, हैदराबाद के जो पर्ल्स हैं, बंजारा ट्राइबल ज्वेलरी, बंजारा नीडल क्राफ्ट एंड बटीक पेंटिंग्स। तो ये बटीक पेंटिंग्स याद रखना, बंजारा नीडल क्राफ्ट याद रखना कहाँ का है ना। तो क्योंकि ऐसी चीज़ें पूछ सकते हैं, नारायणपेट ज्वेलरी मेकिंग कहाँ की है, तो हैदराबाद की हैं सारी चीज़ें। हलीम इज़ वेरी फेमस फ्रॉम हैदराबाद, है ना। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी, बिल्कुल आप मेरे साथ बढ़ सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी लिंक्ड टू लो ब्रेस्ट कैंसर रिस्क, ICMR ने एक स्टडी की है। इंपॉर्टेंट स्टडी इसलिए मैं बता देता हूँ कि जो हायर लेवल्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी अगर महिलाएं कर रही है ना, विच आर इन्वॉल्व इन हायर लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, दे हैव बीन शोन टू कंट्रीब्यूट इन लोअरिंग द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इन इंडिविजुअल्स। तो जो लोग हायर फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं उनको लोअर रिस्क होता है ब्रेस्ट कैंसर का। तो दिस इज व्हाट द स्टडी हैज फाउंड, याद रखिएगा। एंड ब्रेस्ट कैंसर इज अ मेजर प्रॉब्लम इन वुमेन, स्पेशली जो आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद तो बहुत ज़्यादा ये रिस्क बढ़ जाता है, स्पेशली आफ्टर 50, है ना। तो दैट इज द थिंग। एंड ऑड्स ऑफ डेवलपिंग द ब्रेस्ट कैंसर वर 3 times हायर इन वुमेन ओवर 50 years कंपेयर टू दोज अंडर 35। तो अंडर 35 बहुत कम चांसेस रहते हैं लेकिन कम रहते हैं, बट ओवर 50 जो चांसेस हैं वो 3 times बढ़ जाते हैं।
एंड women रिपोर्टिंग मोर देन 2 इंड्यूस्ड एबॉर्शंस हैड अ हायर रिस्क, जहाँ 2 से ज़्यादा इंड्यूस्ड एबॉर्शंस होते हैं वहाँ पे भी रिस्क ज़्यादा हो जाता है। ये सारे रिसर्च के ही पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। इट ऑल्सो नोटेड दैट अमंग द लाइफ स्टाइल फैक्टर्स पुअर स्लीप क्वालिटी, इरेगुलर स्लीप पैटर्न, स्लीपिंग इन अ लाइटेड रूम, एलिवेटेड स्ट्रेस, दे हैव एलिवेटेड द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को और बढ़ाती ही हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। डिड एन एंशियंट फ्लड कंट्रीब्यूट टू कीझाड़ी अबंडनमेंट। तो यहाँ पे कीझाड़ी जो है इस बेसिकली वैगई नदी के तट पर है, याद रखिएगा। तमिलनाडु में ये कीझाड़ी नाम की जगह है जहाँ पे एक्सकेवेशंस चल रहे हैं, है ना। एंड जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं दे हैव बीन एक्सकेवेटिंग एन ओल्ड सेटलमेंट एट कीझाड़ी एंड दे हैव ऑलरेडी फाउंड ब्रिक वॉल्स, चैनल्स दैट लुक लाइक ड्रेन्स और स्मॉल कैनाल्स, फ्लोर्स मेड ऑफ फाइन क्ले एंड मेनी पीसेज ऑफ पॉटरी। तो पॉटरी भी मिली है, फ्लोर जो कि क्ले से बना है, ड्रेन जैसे यानी नालियों जैसे दिखने वाले चैनल्स मिले हैं, ब्रिक वॉल्स मिले हैं। तो ये सब अंदर, ये देखो अंदर मिले हैं, इसे बोलते हैं हम कीझाड़ी एक्सकेवेशन बोल रहे हैं, ठीक है ना। एंड यहाँ पे कीझाड़ी बेसिकली जो है ये कहाँ पर है, शिव गंगा डिस्ट्रिक्ट में है एंड इट इज़ ऑन द माउंट ऑफ वैगई फ्लड प्लेन। तो वैगई नदी है वहाँ पे, उसके ही प्लेन पर है ये। एंड इसीलिए उसके ये कह रहे हैं कि भाई वैगई नदी का जो फ्लडिंग था उसके कारण ये पूरा अंदर चला गया होगा और वही टाइमलाइन हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कैसे निकाल रहे हैं, बेसिकली इसमें मेथड यूज होता है ऑप्टिकली स्टिमुलेटेड ल्यूमिनेसेंस, याद रखिएगा OSL टेक्निक यूज होती है, ऑप्टिकली स्टिमुलेटेड ल्यूमिनेसेंस याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें सिंपल से क्या कहते हैं कि स्मॉल जो ग्रेन्स हैं, मिनरल्स हैं, जैसे क्वार्ट्ज हो गया ये, तो दे सिट इन द ग्राउंड एंड स्लोली कलेक्ट एनर्जी। ये ग्राउंड में जब रहते हैं तो एनर्जी कलेक्ट करते रहते हैं फ्रॉम नेचुरल रेडिएशन। और इसके जो सनलाइट है दैट सनलाइट रीसेट्स दिस स्टोर्ड एनर्जी एंड जब ये सरफेस में रहते हैं और अगर मान लो ये बरी हो जाते हैं तो दे स्टार्ट स्टोरिंग एनर्जी ग्रेन, है ना। तो जब बरी रहते हैं तो दे स्टार्ट स्टोरिंग द एनर्जी। फिर ये OSL लैब में जाता है, जो ल्यूमिनेसेंस लैब है ना। उसके बाद फिर उसके ग्लो को टेस्ट किया जाता है, उसके ग्लो को टेस्ट करके फिर बता देते हैं भाई ये कब का है, कब दबा था कब नहीं। तो ये कीझाड़ी नाम की जो एक्सकेवेशन साइट है इसको याद रखिएगा। आते हैं एडिटोरियल पार्ट में। 2 एडिटोरियल हैं, 2 हम डिस्कस करेंगे। द डिलिबरेट अनमेकिंग ऑफ इंडियन राइट टू वर्क, हमने 3 दिन लगातार ये डिस्कस किया है, वही आर्टिकल अगेन। ये है VV जी राम जी वर्सेस अगेन मनरेगा। मैंने आपको 50 बार बता दिया है, फिर से वही चीज़ें बताऊंगा जो बताया हूँ ऑलरेडी, लेकिन इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये बड़ा मैटर है। तो मनरेगा और VV राम जी में डिफरेंस ये था, देखो सिंपल सा डिफरेंस तो ये था कि उसमें 100 दिन का काम मिलता था, इसमें 125 दिन का मिलेगा। लेकिन वो डिमांड ड्रिवन था, मतलब जैसे ही आप डिमांड करते थे आपको मिलता था। ये सप्लाई ड्रिवन है, द कंट्रोल इज सप्लाई ड्रिवन। दूसरी चीज स्टेट की फंडिंग और सेंटर की फंडिंग, पहले 90-10 की थी, सेंटर 90% कंट्रीब्यूट करता था, स्टेट केवल 10%। अब उसको 60-40 यानी कि स्टेट्स का बर्डन जो है वो बढ़ा दिया गया है। दूसरी चीज पहले वो यूनिवर्सल था, मतलब भारत के सारे अर्बन भारत के सारे जो रूरल एरियाज हैं उन सब जगह लागू थी। यहाँ पे गवर्नमेंट के उसके ऊपर है कि गवर्नमेंट कौन से रीजन्स में चाहता है, कौन से में नहीं चाहता है, उसके बेसिस पे होगा, ठीक है ना। पहले वो एक तरीके से राइट टू वर्क था, लीगल गारंटी टू वर्क थी, अब इसको कैप्ड एम्प्लॉयमेंट आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। इसके अलावा सेंटर की जो ऑटोनॉमी है वो बढ़ गई है और स्टेट की ऑटोनॉमी बिल्कुल घट गई है। एंड पहले वो सोशल जस्टिस जो था बेसिकली वो गांधीयन फिलॉसफी में काम करता था, गांधी जी का नाम ही लगा हुआ था, और अब तो बस ये एक एजेंडा बन के रह गया। इट्स नाउ जस्ट एन आइडियोलॉजिकल एजेंडा एंड इट इज द इरोजन ऑफ द राइट टू वर्क, व्हाट द ऑथर हैज टर्म्ड इट एज द इरोजन ऑफ राइट टू वर्क। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एडिटोरियल। सेकेंड एडिटोरियल आते हैं न्यू लेबर कोड्स, द थ्रेट टू इनफॉर्मल लेबर। अब पहले आपको पता होना चाहिए कि अभी 4 नए लेबर कोड्स लागू कर दिए गए हैं, है ना। ये है लेबर कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर कोड ऑन वेजेस, लेबर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एंड लेबर कोड ऑन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, ठीक है। 4 लेबर कोड आए हैं, कौन कौन से, वेजेस के, इंडस्ट्रियल रिलेशन के, सोशल सिक्योरिटी एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ के, एंड आपके ये सारी तो बता दी मैंने, है ना। इंडस्ट्रियल रिलेशन, वेजेस, सोशल सिक्योरिटी एंड लास्ट है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, ठीक है। तो ये 4 आए हैं।
ऑथर का ये कहना है कि जो 4 लाए गए हैं कोट्स, पहली चीज तो इसमें कोई ट्रिपार्टाइट कंसल्टेशन नहीं हुआ। ट्रिपार्टाइट यानी 3 पार्टीज का। कौन कौन सी पार्टीज होनी चाहिए थी? वर्कर्स के बीच में, एम्प्लॉयर्स के बीच में और गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में। तो पहली चीज की वो कंसल्टेशन क्यों नहीं हुआ, ठीक है ना, क्योंकि जब तक आप कंसल्टेशन नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि भाई लेबर की डिमांड्स क्या है। लेबर कोड्स आपने कैसे बना दिए बिना कंसल्टेशन के, वो भी एम्प्लॉयर्स, वर्कर्स और गवर्नमेंट ने मिलकर के कुछ डिसाइड तो किया नहीं, ठीक है। तो दैट इज द थिंग। ऑथर ने दूसरा ये भी कहा है कि ये सारी जो चीजें हैं लेबर कोड्स की, ये ज्यादातर फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में काम आने वाली हैं। ये कैजुअल या इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में, अनऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट में काम नहीं आएगी। और दूसरी चीज, इसके साथ नुकसान क्या क्या है ऑथर ने ये भी बताया। ऑथर ने ये बताया बेसिकली कि जो नुकसान सबसे बड़ा है वो ये है कि जो बाकी के स्कीम्स थे, पहले के स्कीम्स थे, वो भी आपने रिप्लेस कर दिए। व्हाट यू हैव डन इज दैट यू हैव रिप्लेस द अर्लियर स्कीम्स एज वेल। पुरानी स्कीम्स तो आपने रिप्लेस कर दी हैं, साथ ही साथ आपने दूसरे स्टेट्स की जो लोकल स्कीम्स थी वो भी सब्ज्यूम कर दी। अब ना वो अपनी स्कीम लागू कर सकते हैं और आपके लेबर कोड में वो प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के ऑथर ने ये कहा कि भैया जो दूसरे ये लेबर थे उनके लिए जो कई इंडिविजुअल एक्ट थे, जैसे कि यहाँ पे एक एक्ट का मेंशन किया गया है, जैसे कि बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996 था। तो कुल मिलाकर के इस नए एक्ट के कारण, नए लेबर कोड के कारण, ये जो पहले का बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996 था, ये जियोपार्डाइज हो गया, ये रिपील हो गया। अब जब आपने ये रिपील कर दिया लेकिन नए वाले एक्ट में आपने अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए कुछ इंक्लूड नहीं किया, तो कुल मिलाकर के उनका तो नुकसान ही हुआ ना। इसके अलावा ऑथर ने ये भी बोला है कि भैया बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको देखनी चाहिए थी, जैसे कि देखो, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ इंस्पेक्शन था उसको आपने रिप्लेस कर दिया एक इंटरनेट या वेब बेस्ड सिस्टम ऑफ इंस्पेक्शन से। तो उससे क्या नुकसान होगा कि भाई जो वर्कर्स की एक्चुअल सेफ्टी है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। आपने डिजिटल इंस्पेक्शन और इन सब की बात कर दी। तो इसके अलावा ऑथर ने ये भी बोला कि जैसे कि स्टेट के, जो जैसे तमिलनाडु स्टेट है, तमिलनाडु स्टेट में कुछ वहाँ पे सेक्टर स्पेसिफिक बोर्ड्स बने हुए हैं, मतलब कौन से सेक्टर के लेबर है उनके लिए स्पेसिफिक बोर्ड बने हुए हैं। तो अब यहाँ पर क्या है कि जो स्टेट स्पेसिफिक बोर्ड्स है ना उनको हटा दिया जाएगा और सेंटर अपना सोशल सिक्योरिटी बोर्ड बना देगा, है ना। तो ऑथर का ये भी कहना है कि जो स्टेट के अलग अलग सेक्टर स्पेसिफिक बोर्ड थे वो ज़्यादा बेहतर काम कर रहे थे। उनके इंडिविजुअल बोर्ड सब काम नहीं करेंगे तो आप अपने बोर्ड घुसेड़ रहे हो, उनके बोर्ड्स काम नहीं करेंगे तो लेबर की सिक्योरिटी कहीं ना कहीं और थ्रेटन हुई है, ना कि वो। और गवर्नमेंट जो है अपना क्लच और टाइट कर रहा है। कुल मिलाकर के सेंट्रल गवर्नमेंट अपना क्लच टाइट कर रहा है। जो ट्रेड यूनियंस थे वो किसी काम के नहीं रह गए हैं, ट्रेड यूनियंस अपनी पावर लूज कर गए हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑथर ने इस आर्टिकल में मेंशन की है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। तीसरा जो आर्टिकल है ना, डिजिटल नार्सिसस, मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा, देखो ये यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट आपका नहीं है, लेकिन भाई ये ऐसे में इतना काम आने वाला ये आर्टिकल ना, इसमें ये लास्ट पैराग्राफ आप बस इतना पढ़ लो। एक्चुअली क्या है आर्टिकल में मैं आपको बता देता हूँ। डिजिटल नार्सिसस की एआई जो है उसको चाटने की आदत है। ऑथर का ये कहना है, मतलब मेरी भाषा में मत जाइएगा, एआई का आप देखो ना, एआई कैसे कहता है, आपने कोई गलती की तो भी अरे आप तो बहुत होशियार आदमी हो, आप तो गजब आदमी हो यार। आप चैट जीपीटी से कई बात करके देखो ना, आप बोलो उसको कि ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो, हाँ बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, ऐसा करना चाहिए, तुरंत बदल देगा साला अपनी बात, है ना। और आपको आपकी एकदम बिल्कुल ऐसी खातिरदारी करने लगेगा, चाटने टाइप की करने लगेगा। तो ऑथर का वही कहना है कि ये जो एआई है इट इज वेरी गुड एट बूटलिकिंग में बहुत आगे। देखो, एआई हैज लर्नड द आर्ट ऑफ फ्लैटरी यानी चापलूसी करना, एंड द रिजल्ट इज ट्रेजिक। क्यों? क्योंकि हमने अपने इर्द गिर्द मशीनें पाल रखी हैं जो कि हमको स्टूपिड बनाते जा रही हैं। वी आर बिकमिंग मोर स्टूपिड, वी आर बिकमिंग मोर अनक्वेश्चनिंग, वी आर बिकमिंग मोर अनचैलेंज्ड एंड वी आर बिकमिंग कंटेंट। हम सेटिस्फाइड हैं एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑथर का ये लास्ट पैराग्राफ है, मैं एज इट इज पढ़ता हूँ लेकिन बहुत बेहतरीन है, मतलब यू कैन नॉट डिसएग्री की ये वन ऑफ द बेस्ट पैराग्राफ है जो आज लिखा गया है। अ गुड मशीन शुड डेयर टू डिसएग्री। ऑथर ने कहा कि भाई एक अच्छी मशीन वो होती है जो डिसएग्री भी करे, है ना। ऐसा नहीं हो कि अपने आपके उसके हिसाब से काम करती रहे और बायसेस क्रिएट करे। इट शुड मिरर आवर पोटेंशियल फॉर ऑनेस्टी। लाइकवाइज वी एज यूजर्स मस्ट सीक डिस्कम्फर्ट एज अ फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन एंड लिसन टू दोज हु चैलेंज अस, who debate with us and those who differ, and thank those who correct
ओनली देन वी कैन ग्रो। हम ग्रो तभी कर सकते हैं जब हम ये सारी चीज़ें करें। भाई जो हमको डिस्कम्फर्टेबल बना रहे हैं लोग, उनके साथ भी रहने की कोशिश करें। जो हमें चैलेंज कर रहे हैं उनके साथ हमको सीखने को मिलेगा। वो उन लोगों के साथ हमको सीखने को नहीं मिलेगा जो हमारे आसपास सिर्फ हाँ में हाँ मिला रहे हैं। एंड द रियल डूम्सडे ये है बेसिकली कि मशीन्स लोगों का काम नहीं ले रही हैं। ये डूम्सडे नहीं है। इट विल अराइव व्हेन ह्यूमन बीइंग विल स्टॉप थिंकिंग। जब इंसान सोचना बंद कर देगा वो रियल डूम्सडे होगा, है ना। व्हेन दे स्टॉप हियरिंग द अल्टरनेटिव वॉइसेस, जब वो दूसरे ऑप्शन सुनना बंद कर देंगे। एंड व्हेन ट्रुथ बिकम्स अ कैजुअलिटी ऑफ कंफर्ट, ह्यूमैनिटी विल नॉट एंड इन कॉन्फ्लिक्ट बट इन एग्रीमेंट एंड इन डिजिटल वर्ल्ड। एंड ह्यूमैनिटी का अंत ये नहीं है कि वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ह्यूमैनिटी का एंड ये होगा कि वो हर जगह सिर्फ एग्रीमेंट हो रहा है, वो भी डिजिटल मशीन्स के साथ, है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज देयर। ऑथर ने बहुत अच्छे वर्डों में लिखा है, ये पढ़ लेना, है ना। ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगी। आगे मूव करते हैं। व्हाई मैन्युफैक्चरिंग हैज लैग्ड इन इंडिया। अब इस आर्टिकल में जो बताया गया है वो बताया गया एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना के बारे में। देखो ये क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट, डच डिसीज। तो लिख लेना, इसको अपने नोट्स में ऐड कर लेना, डच डिसीज। तो देखो लिखा गया है, द डच डिसीज रिफर्स टू अ फिनोमिना वेयर एन इकोनॉमिक विंडफॉल कैन ऑफन ट्रांसलेट इनटू नेगेटिव आउटकम्स इन अदर सेक्टर सच एज मैन्युफैक्चरिंग। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या है बेसिकली, इसको थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। जैसे कि कोई एक ऐसी चीज होती है, ठीक है, विंडफॉल का मतलब क्या होता है, कोई एक ऐसी चीज हुई जिसने कि दूसरे सेक्टर्स में चेंज कर दिया, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली ग्रोनिंजन गैस फील्ड 1959 में जब डिस्कवर हुई तो कैसे डच मैन्युफैक्चरिंग खराब हो गई, उसके कारण इसको डच डिसीज बोलते हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे देखो यहाँ देखो, द थ्योरी गोज एज फॉलोज। इमेजिन एन इकोनॉमी वेयर द सब्सटेंशियल होल्डिंग ऑफ सम नेचुरल रिसोर्स सच एज ऑयल और अनदर इंपॉर्टेंट मिनरल इज डिस्कवर्ड। मान लो अचानक से किसी देश में ऑयल या इंपॉर्टेंट मिनरल डिस्कवर हो गया, तो जैसे ही ये ऑयल या इंपॉर्टेंट मिनरल डिस्कवर होगा ना, इट विल लीड टू राइज इन द वेजेस, है ना। उस सेक्टर में फिर वेजेस बढ़ जाएंगे क्योंकि वहां पे अब काम की डिमांड बढ़ने लगेगी। भाई लोग बोलेंगे ना क्या हमारे यहाँ आओ माइनिंग करो, तो बहुत सारे लोग अगर माइनिंग कराने के लिए बुलाने लगेंगे तो लेबर के क्या राइज होंगे, वेजेस बढ़ जाएंगे लगेंगे, ठीक है ना। ठीक है, अब क्या होगा, जब राइज होगा इस तरीके से वेजेस, तो क्या होगा, देखो अवे लेबर फ्रॉम अदर सेक्टर, तो दूसरे सेक्टर से लोग आके वहीं पे काम करना शुरू कर देंगे। तो इंडिया में जैसे क्या हुआ, इंडिया में ये हो कि एक तो जो मैन्युफैक्चरिंग फील्ड थी, मैन्युफैक्चरिंग फील्ड हमारे यहाँ प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाई। दूसरी चीज हमारे यहाँ सर्विस सेक्टर में जो है वो बहुत सारा ग्रोथ हुआ, तो सर्विस सेक्टर में बहुत ज्यादा पैसे बढ़ने लगे, तो सारे जो लेबर्स थे वो कहाँ भागने लगे, दे ट्राइड टू गेट अ वर्क इन द सर्विस सेक्टर। इसलिए देखो हमारे यहाँ आज भी मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा कहीं ज्यादा सर्विस सेक्टर में काम चल रहा है। तो जो वर्कर्स थे वो मैन्युफैक्चरिंग से हट गए, सर्विस सेक्टर में आ गए, इस कारण से मैन्युफैक्चरिंग क्या हो गई, वो डाउन हो गई। तो दिस इज एक्चुअली डच डिसीज की जो देखो वही वो बोल रहे हैं कि जैसे ही ऑयल डिस्कवर हुआ तो सब लोग ऑयल की तरफ चले गए, तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए कम हो गया स्पेस, है ना। मैन्युफैक्चरिंग में कम हो गया लेबर, जब मैन्युफैक्चरिंग में लेबर कम हो गए तो एक तो वहां पे ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग कम हो जाएगी, दूसरी चीज लेबर और कम हुए तो वहां पे लेबर के वेजेस मैन्युफैक्चरिंग में और ज्यादा हो गए, है ना। तो ये सारी चीज, ये इसको बोलते हैं हम डच डिसीज, ठीक है। तो दिस इज द प्रॉब्लम, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इसका थोड़ा सा मैं इन्फोग्राफिक जो मैंने बनाया मैं आपको बता देता हूँ। देखो आप देख सकते हैं डच डिसीज मैंने आपको समझा दिया। अब देखो गवर्नमेंट वेजेस से ये कैसे स्टार्ट होता है, तो ऑथर ने वही कहा कि जो पब्लिक सर्विस की सैलरीज हैं दे आर मोर, और इसीलिए वर्कर्स जो है वो मैन्युफैक्चरिंग से हट करके सर्विस की तरफ भागते हैं, पब्लिक सेक्टर की तरफ भागते हैं, तो वहां पे ओवरऑल जो वेजेस है बूस्ट मिलता है वहां पे, क्योंकि तो ये एक रीजन है। देन अगर आप देखें तो वेजेस अगर बढ़ेंगी तो ऑब्वियस सी बात है प्राइजेस बढ़ेंगे, प्राइजेस बढ़ेंगे तो आपका जो एक्सपोर्ट है वो स्टैग्नेंट हो जाएगा, है ना, स्टैग्नेंट हो जाएगा, क्योंकि आपका एक्सपोर्ट ज्यादा चलेगा नहीं, और एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं चलेगा तो ऑब्वियस बात है मैन्युफैक्चरिंग फिर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो ये रीजंस हैं जो कि अटैच्ड है, इन्हीं को हम बोलते हैं डच डिसीज, की किसी एक फील्ड का जो विंडफॉल है वो दूसरे फील्ड में एकदम से इफेक्ट करने लगे, उस प्रोसेस को कम कर दे, तो वो होता है, ठीक है ना। एंड मैन्युफैक्चरिंग इज बिकमिंग अनकॉम्पिटिटिव। उसके दो रीजंस और ऑथर ने दिए कि पहला तो हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर में कोई इनोवेशन नहीं कर रहा है, तो कोई नई टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ नहीं बन रही है, टेक्नोलॉजिकल स्टैग्नेशन है। और दूसरा ऑथर ने बोला कि हमारे यहाँ बेसिकली स्किल्स पे काम नहीं किया जाता है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की काम नहीं किया जाता है, केवल और केवल हम चीप लेबर पे फोकस करने वाली कंट्री हैं। ये हमारे यहाँ मेजर रीजन है, टेक्नोलॉजिकल स्टैग्नेशन और चीप लेबर रिलायंस। मतलब कि हम कोशिश करते हैं कि चीप लेबर हमको
मिलता रहे, बाकी हम कोई प्रयास नहीं करते। तो दिस इज व्हाट हैज बीन मेंशन्ड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगला आर्टिकल जो है वो है ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी के ऊपर। आप सबको पता है कि मर्चेंट शिपिंग एक्ट के अंतर्गत इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जा रहा है, ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी। इसका अभी रिसेंटली बोला गया एंड इट इज मॉडल्ड आफ्टर द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। तो जैसा ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी है उसी के बेसिस पे ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी बनाया जाएगा। एंड इसको क्यों क्रिएट किया जा रहा है? ताकि ये कंसोलिडेट कर सके कोस्टल सिक्योरिटी को अंडर वन बॉडी। पहले क्या है, अभी तो देखो बहुत बहुत शेयर्ड है, कोस्ट गार्ड है, नेवी है, सीआईएसएफ है, स्टेट मैरीटाइम पुलिस है। अब इसको कंसोलिडेट किया जाएगा ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी के अंतर्गत। इट ऑल्सो एम्स टू एलिमिनेट कोऑर्डिनेशन चैलेंजेस एंड सिक्योरिटी गैप्स। तो जो कोऑर्डिनेशन चैलेंजेस हैं, सिक्योरिटी गैप्स हैं, उनको भी कम किया जाएगा। दूसरी चीज के ऊपर एक ऑलरेडी आईपीएस बने बैठेगा जो डीजी रैंक का होगा, डायरेक्टर जनरल रैंक का होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसकी क्या क्या रहेंगी? टू इंश्योर सिक्योरिटी ऑफ शिप्स एंड पोर्ट फैसिलिटीज, टू ओवरसी द कंप्लायंस विद इंटरनेशनल शिप एंड पोर्ट फैसिलिटी सिक्योरिटी कोड, जो आईएसपीएस कोड है, यानी कि इंटरनेशनल शिप एंड पोर्ट फैसिलिटी सिक्योरिटी कोड है, इंटरनेशनल कोड है, उसके साथ कंप्लायंस को भी मेक श्योर करेगा। इसके अलावा काउंटर करेगा मैरीटाइम थ्रेट्स को, जैसे पायरेसी, स्मगलिंग, ट्रैफिकिंग, इलीगल माइग्रेशन, पोचिंग एंड ऑल, है ना। इसके अलावा हम और देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इट विल बी स्टैट्यूटरी बॉडी। पहले मैंने आपको बता दिया, ये आईएसपीएस कोड के बारे में बता दिया। देखो सब ये लिखा हुआ है, इंटरनेशनल शिप एंड पोर्ट फैसिलिटी सिक्योरिटी कोड। एंड इसमें सीआईएसएफ इज डेजिग्नेटेड एज अ रिकॉग्नाइज्ड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन टू प्रिपेयर द स्टैंडर्डाइज्ड प्लान, कंडक्ट सिक्योरिटी असेसमेंट एंड ट्रेन प्राइवेट एजेंसीज अक्रॉस ऑल मेजर एंड ऑल नॉन मेजर पोर्ट। तो सीआईएसएफ को डेजिग्नेट किया गया है रिकॉग्नाइज्ड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, जो कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा सारे मेजर नॉन मेजर पोर्ट्स में, ठीक है ना। ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। न्यू लेजिस्लेशन को क्रिटिसाइज क्यों किया जा रहा है? कि देखो लिखा है ग्रांटेड द यूनियन गवर्नमेंट मोर अथॉरिटी ओवर जो स्टेट ओन्ड पोर्ट्स हैं, वहां पे भी अब सेंटर की अथॉरिटी ज्यादा रहेगी, क्योंकि बीओपीएस तो एक सेंट्रल बॉडी ही है ना। एंड कई लोग इसको ये भी कह रहे हैं इट इज साइलेंट कॉस्ट टू मैरीटाइम फेडरलिज्म। इट इज अ साइलेंट कॉस्ट टू मैरीटाइम फेडरलिज्म। एंड इंडियन पोर्ट एक्ट हैज ऑल्सो बीन क्रिटिसाइज फॉर ग्रांटिंग पोर्ट ऑफिसर्स, कंजर्वेटर्स एंड हेल्थ ऑफिसर्स एक्सटेंसिव पावर्स फॉर एंट्री एंड इंस्पेक्शन विदाउट क्लियरली स्पेसिफाइंग द जुडिशियल प्रोसीजरल सेफगार्ड। तो इनका ये भी कहना है कि जो ये लोग रहेंगे ना, पोर्ट अथॉरिटीज, ऑफिसर्स, कंजर्वेटर्स, ये अननेसेसरी कभी भी इंस्पेक्शन कर सकते हैं विदाउट क्लियरली स्पेसिफाइंग द जुडिशियल प्रोसीजर्स, ठीक है ना। तो ये बीओपीएस को अनड्यू एडवांटेज मिलेगा, अनड्यू पावर मिलेगी। दिस इज व्हाट हैज बीन सेड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है, अगर कोई है तो डिस्कस कर लेते हैं। ऐसी तो कोई नहीं लग रही, तो दैट इज इट फॉर द डे। थोड़ा सा मैं आपको आज एक बार आंसर बता देता हूँ। जो पहला सवाल था मैंने पूछा था आपसे, कौन सा पूछा था? हाँ, फंडामेंटल राइट्स करके। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। लिखा है कि सारी सिचुएशंस में स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स दोनों के अगेंस्ट मिलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। तो 1 और 2। दूसरा है कितने स्टेटमेंट सही हैं? तो 2 ही स्टेटमेंट सही हैं। अगेन इसमें अगर आप देखो तो 3rd स्टेटमेंट गलत है, 1, 2 सही है, तो इसलिए 2 स्टेटमेंट। तो दैट इज इट। आई होप आपने अच्छे से आंसर किए होंगे। आज आपको पसंद आया होगा वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कीप लविंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।